हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूसेस द जर्म सेल एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मेल रिप्रोडक्टिव में सिस्टम में कुछ पोर्शंस तो ऐसे होते हैं जो जर्म सेल को प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरे पोर्शन होते हैं जिनका फंक्शन क्या होता है कि जर्म सेल को फर्टिलाइजेशन के साइट तक पहुंचाना होता है। कुछ पोर्शन जर्म सेल को प्रोड्यूस करेंगे, कुछ पोर्शन उसको ट्रांसफर करेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। और ह्यूमन बींग्स में जो जर्म सेल का जो फॉर्मेशन होता है मेल्स में, या स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस में होता है। ह्यूमन बींग के टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स ए लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो स्पर्म्स होते हैं या जर्म सेल होती हैं ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होते हैं स्क्रोटम में। क्योंकि जो ये एब्डोमिनल कैविटी या बॉडी के बाहर क्यों लोकेटेड होते हैं? क्योंकि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है स्पर्म को बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जो स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और ये स्पर्म के फॉर्मेशन को फेवर करता है। वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सेक्रेशन ऑफ द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इन द प्रीवियस चैप्टर। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो टेस्टिस है वो कुछ हार्मोन सेक्रेट करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। In addition to regulating the formation of sperm, testosterone bring about changes in appearance seen in boys at the time of puberty. जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो मेल्स में क्या करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, स्पर्म के बनने को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन का एक और फंक्शन है कि जो प्यूबर्टी के दौरान हमें चेंजेस दिखाई देते हैं बॉयज़ में वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। The sperms formed are delivered through the vas deferens which unites with the tube coming from the urinary bladder. जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स बन जाते हैं उनको एक ट्यूब से डिलीवर किया जाता है जिसका नाम है वास डिफरेंस। वो वास डिफरेंस के द्वारा डिलीवर किया जाएगा, और जो वास डिफरेंस होती है वो यूरिनरी ब्लेडर से जो एक ट्यूब आती है उसके साथ जुड़ जाती है। स्पर्म्स को डिलीवर किया जाएगा वास डिफरेंस से, और वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लेडर से जो ट्यूब आ रही है उसके साथ यूनाइट हो जाएगी, जुड़ जाएगी। द यूरिथ्रा दस फॉर्म्स ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म्स एंड यूरिन। उसके बाद जो यूरिथ्रा होता है वो स्पर्म्स और यूरिन का एक कॉमन पैसेज होता है, यानी यूरिन भी यूरिथ्रा से पास करता है उसके बाद, और स्पर्म्स भी यूरिथ्रा से ही पास होते हैं। अलोंग द पाथ ऑफ द वास डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक द प्रोस्टेट एंड द सेमिनल वेसल एड देयर सिक्रेशन सो दैट द स्पर्म्स आर नाउ इन ए फ्लूइड विच मेक देयर ट्रांसपोर्ट ईजियर एंड दिस फ्लूइड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन। वास्ट डिफरेंस से जो पाथ आ रहा है, जो रास्ता आ रहा है, उसके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स जुड़ी हुई होती हैं। वास्ट डिफरेंस से कुछ ग्लैंड जुड़ी हुई होंगी जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। जो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स होती हैं ये अपने सेक्रेशंस को ऐड कर देती हैं। स्पर्म्स जिस रास्ते से ट्रांसपोर्ट होते हैं उस रास्ते में ये ग्लैंड्स अपने सेक्रेशन को ऐड कर देंगी, जिससे जो स्पर्म्स है वो एक फ्लूइड मीडियम में ट्रांसपोर्ट कर सके। साथ ही साथ उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो ईजियर हो जाए, और जो ये फ्लूइड होता है ग्लैंड्स का ये स्पर्म्स को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराता है। एक तो क्या फंक्शन होगा, स्पर्म इजीली पास हो जाए, फ्लूइड में इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए। दूसरा ये स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल एंड ए लॉन्ग टेल दैट हैज देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। जो स्पर्म्स होते हैं वो छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जिनमें मेनली जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ इनमें एक लॉन्ग टेल भी होती है जो इनको स्विम करने में मदद करती है और फीमेल जर्म सेल तक मूव कराती है। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस में जर्म सेल प्रेजेंट होंगी, जर्म सेल बनेंगी। और जो टेस्टिस में जो स्पर्म्स बनते हैं वो यहाँ पर आप ये वास्ट डिफरेंस देख सकते हैं, इस वास्ट डिफरेंस से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। जो यहाँ पर ये वास्ट डिफरेंस है ये यूरिनरी ब्लेडर से जो यूरिटर आता है उसके साथ, जो डक्ट आती है यूरिनरी ब्लेडर से उसके साथ ये जुड़ जाती है। वास्ट डिफरेंस यूरिटर के साथ नहीं जुड़ेगी, बल्कि आप ये देख सकते हैं यूरिनरी ब्लेडर से जो ये डक्ट आ रही है इसके साथ जुड़ेगी। स्पर्म टेस्टिस के अंदर बन गए, वो जो स्पर्म है वो वास्ट डिफरेंस के द्वारा आगे ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। ट्रांसपोर्ट होने के बाद यहाँ पर जो ये आप देख सकते हैं यहाँ तक वो वास्ट डिफरेंस में आएंगे। यहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर की जो डक्ट है उसके साथ जो हमारी जो वास्ट डिफरेंस होती है वो यहाँ पर जाकर जुड़ जाती है, यूनाइट हो जाती है।
और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्पर्म्स होते हैं उनमें जो ये सेमिनल वेसिकल होती है और जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, यहाँ पर ये अपने सेक्रेशन को रिलीज़ कर देती है। ये अपने सेक्रेशन को रिलीज़ करेगी जिससे कि स्पर्म को एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड हो सके और वो आसानी से मूव कर सके। यहाँ पर फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड होगा और जो स्पर्म है वो आसानी से मूव करता हुआ जो यूरिथ्रा होता है उससे रिलीज़ होगा। तो यूरिथ्रा जो होता है इसके दो फंक्शन है, एक तो ये यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है, साथ ही साथ स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है। तो यूरिन और स्पर्म का ये कॉमन पैसेज होता है। तो स्पर्म टेस्टिस में बने वास डिफरेंस के द्वारा यहाँ तक आएंगे, फिर इससे एक डक्ट जुड़ जाएगी यूरिनरी ब्लैडर की, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल के सेक्रेशन इसमें रिलीज होंगे, उसके बाद ये यूरिथ्रा से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा। अब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल जर्म सेल और एग्स आर मेड इन द ओवरीज। जो फीमेल जर्म सेल होते हैं जिनको हम एग्स भी कहते हैं वो ओवरीज में बनते हैं। दे आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन। जो ओवरीज होती हैं वो कुछ हार्मोन भी प्रोड्यूस करती हैं। लुक एट द figure 8.11 and identify the various organ in the female reproductive system। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप 8.11 फिगर्स में देख सकते हैं। ये यहाँ पर दिखाया गया ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे ये जो टर्मिनल पार्ट है आप वेजाइना देख सकते हैं, उसके बाद जो एक कर्विक्स है यहाँ पर एक कर्विक्स कैनाल प्रेजेंट होती है, उसके बाद ये आप वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसे कहते हैं यूट्रस। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है और यहाँ पर एक पेयर ओवरीज का देख सकते हैं, ओवरीज जो एग प्रोड्यूस करते हैं। और ये आप देख सकते हैं फेलोपियन ट्यूब जिनको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ओवरीज के अंदर जो एग प्रोड्यूस्ड होता है उसको फेलोपियन ट्यूब में लाया जाता है। फेलोपियन ट्यूब में लाने के बाद इससे स्पर्म फर्टिलाइज करता है और यहाँ पर जाइगोट बनता है। When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs। जब किसी भी गर्ल का जन्म होता है तो उसके अंदर जो ओवरीज होती हैं जन्म के समय भी उस ओवरीज में हज़ारों इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं जन्म के समय। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग। और जैसे जैसे गर्ल प्यूबर्टी स्टेज पे आती है तो जो ये हज़ारों इमेच्योर एग्स हैं इनमें से कुछ एग्स मैच्योर होने लगते हैं। वन एग इज़ प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। और हर महीने ओवरीज के द्वारा एक ओवरीज के द्वारा एक एग प्रोड्यूस किया जाता है, यानी हर महीने एक ओवरी एक एग प्रोड्यूस करेगी। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वोम थ्रू ए थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। तो जो एग होता है वो ओवरी से जो एग होता है वो फेलोपियन ट्यूब के द्वारा वोम तक पहुंचाया जाता है। आप देख सकते हैं ओवरी के अंदर जो एग होगा वो फेलोपियन ट्यूब के द्वारा वोम तक पहुंचाया जाएगा। The two oviducts unite into an elastic bag-like structure known as the uterus। और जो दो ओविडक्ट्स होती हैं यानी फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं वो आपस में जुड़ती हैं और एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसे यूट्रस कहते हैं। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू द कर्विक्स। जो यूट्रस होता है वो कर्विक्स के द्वारा वेजाइना में ओपन होता है। ये आप एक बार फिर से देख सकते हैं। जो ओविडक्ट्स होती हैं इधर से भी वो आपस में आकर यहाँ पर जुड़ती हैं और एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसे हम यूट्रस कहते हैं। जो यूट्रस है वो कर्विक्स के द्वारा वेजाइना में ओपन होता है। द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यानी मैटिंग के दौरान जो स्पर्म होता है वो वेजाइनल पैसेज में एंटर कर जाता है, वेजाइना में एंटर कर जाता है। दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे में एनकाउंटर द एग। वो ऊपर ट्रेवल करते हैं और ओविडक्ट तक पहुंच जाते हैं यानी फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो एग से एनकाउंटर होते हैं, एग से जाकर टच होते हैं। द फर्टिलाइज एग द जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। उसके बाद जो फर्टिलाइज एग होता है, जो जाइगोट होता है, वो यूट्रस की लाइनिंग में यानी यूट्रस की जो वाल होती हैं उनमें इम्प्लांटेड हो जाता है यानी उनके अंदर घुस जाता है और उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शन दैट द मदर बॉडी इज डिजाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा है कि जो मदर्स की बॉडी होती है वो इस तरीके से डिजाइन होती है कि वो चाइल्ड का डेवलपमेंट मदर की बॉडी के अंदर ही होता है। हैंस द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो जो यूट्रस होता है वो हर महीने अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करता है कि जिससे वो ग्रोइंग एम्ब्रियो को नर्चर करे, उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करा सके। द लाइनिंग थिकन एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो।
जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो थिक होने लगती है और उसको लगातार ब्लड से सप्लाई किया जाता है जिससे वो ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिश कर सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वो प्रोसेस कैसे हुआ। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होगा, जो ओवरी से एग प्रोड्यूस होगा वो उसको फैलोपियन ट्यूब तक लाया जाएगा और यहाँ से जो स्पर्म्स हैं वो वेजाइना के द्वारा एंटर कर जाएंगे। जो स्पर्म है वो कर्विक्स के द्वारा फिर कर्विक्स से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में चले जाएंगे। फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद वो एग से फ्यूज़ हो जाएंगे और यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा। फिर जो जाइगोट बन गया उसको यूट्रस में लाया जाएगा और वो यूट्रस में इम्प्लांटेड होता है और जो यूट्रस होता है वो इस एम्ब्रियो का लगातार नरिशमेंट करता रहता है, जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा। और जो एम्ब्रियो होता है वो मदर्स के ब्लड से कुछ न्यूट्रिशन प्राप्त करता है एक स्पेशल टिश्यू के वजह से, जिसे कहते हैं प्लासेंटा। जो प्लासेंटा होता है वो मदर की जो बॉडी है और जो एम्ब्रियो है उसको जोड़ कर रखता है जिससे वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल। जो प्लासेंटा होता है वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यूट्रिन की वॉल्स में एम्बेडेड होती है। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। और जो प्लासेंटा होता है इसकी जो एम्ब्रियो की साइड है, प्लासेंटा की वह साइड जो एम्ब्रियो की तरफ होती है उसमें कुछ विलाई पाई जाती हैं। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें इस तरीके से ये विलाई पाई जाएंगी। ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसिस विच सराउंड द विलाई। और जो प्लासेंटा की वह साइड जो मदर की तरफ है उसमें कुछ ब्लड स्पेसिस पाए जाते हैं जो विलाई को घेर कर रखते हैं, सराउंड करके रखते हैं। यानी प्लासेंटा की दो साइड हैं, एक तो जो एम्ब्रियो की तरफ होती है उसमें विलाई प्रेजेंट होती है, दूसरी जो मदर की तरफ होती है उसमें ब्लड स्पेस प्रेजेंट होता है ब्लड के लिए जो विलाई को सराउंड करके रखता है। दिस प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। तो विलाई के चारों तरफ जो ये ब्लड स्पेसिस बन रहा है इससे क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड हो जाता है, लार्ज सरफेस एरिया बन जाता है जिससे जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है वो मदर से एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र हो सकें। तो प्लासेंटा क्या कर रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मदर से एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र कर रहा है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल आल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लासेंटा। और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, बेबी बन रहा है, वो कुछ वेस्ट सब्सटेंस भी जनरेट करता है और इन वेस्ट सब्सटेंस को भी प्लासेंटा के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है। जो ये वेस्ट सब्सटेंस है प्लासेंटा के द्वारा इनको मदर्स के ब्लड में पहुंचा दिया जाता है, फिर वो मदर्स के ब्लड से बाहर निकल जाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ। और चाइल्ड का जो डेवलपमेंट हो रहा है मदर्स की बॉडी में वो लगभग 9 महीने होता है। 9 महीने तक चाइल्ड मदर की बॉडी में रहता है, उसके बाद वो उसका जन्म हो जाता है। द चाइल्ड इज बोर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस। और उसके बाद 9 महीनों के बाद क्या होता है, यूट्रस की जो मसल्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा तनाव आता है, उसके बाद चाइल्ड बोर्न हो जाता है। What happens when the egg is not fertilized? अगर कोइटस के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान एग फर्टिलाइज ना हो तो उसके बाद क्या होता है। If the egg is not fertilized, it lives for about 1 day. Since the ovary release 1 egg every month, the uterus also prepares itself every month to receive a fertilized egg. अगर इंटरकोर्स के दौरान जो एग है वो फर्टिलाइज ना हो, वो जाइगोट में ना बने, तो ये जो एग है ये 1 दिन के लिए रहता है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। और जो ओवरी होती है वो हर महीने 1 एग रिलीज़ करती है। ओवरी जो होगी फीमेल के अंदर वो हर महीने 1 एग रिलीज़ करेगी। तो जो यूट्रस होता है फीमेल के अंदर वो भी अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करता है कि वो हर महीने एक एग रिसीव करता है, एक एग रिसीव करे अगर एग फर्टिलाइज हो जाए। यानी फर्टिलाइजेशन तो कभी भी हो सकता है। तो यूट्रस में प्रिपरेशन चलती रहती है कि वो हर महीने एक फर्टिलाइज एग को रिसीव करे। अगर एग फर्टिलाइज हो जाए तो वो यूट्रस में आ जाता है, अगर एग फर्टिलाइज ना हो तो वो यूट्रस में नहीं आता, लेकिन यूट्रस में प्रिपरेशन चलती रहती है। दस इट्स लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पंजी। तो जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, वॉल्स होती हैं, वो थिक होने लगती है और स्पंजी होने लगती है। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नर्चरिंग द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस। तो जो ये यूट्रस में जो चेंज हो रहे हैं ये एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए यूज़ होते हैं, नरिशमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी लॉन्गर।
तो यूट्रस की जो लाइनिंग थी वो जो थिक हो गई थी, अब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ, एग फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यूट्रस की जो ये लाइनिंग है इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। यूट्रस की लाइनिंग की आवश्यकता कब पड़ती है, अगर एग फर्टिलाइजेशन हो जाए। एग का फर्टिलाइजेशन ना हो तो यूट्रस की लाइनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक एंड कम आउट थ्रू द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। तो जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगती हैं, टूटने लगती हैं, और स्लोली स्लोली वो वेजाइना के रूप में, वेजाइना से ब्लड और म्यूकस के रूप में बाहर निकलने लगती है। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज नाउन एज मेंस्ट्रुएशन। तो जो ये साइकिल ये फीमेल्स में लगातार चलता, हर महीने चलता रहता है, और इसे ही मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो सिंपली मेंस्ट्रुएशन क्या है, यूट्रस की लाइनिंग जो थिक हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो यूट्रस के लिए वो लाइनिंग टू ब्रेक डाउन हो जाता है उस लाइनिंग का, उसके बाद वो ब्लड और म्यूकस के रूप में वजाने से निकल जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days। जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो फीमेल्स में 2 से 8 दिन तक रहता है।